नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज मुख्य मुद्दा जीएसटी का है, क्योंकि आज जीएसटी को पूरे 4 साल हो गए हैं और उसके अलावा डिजिटल इंडिया है जिसको 6 साल पूरे हो गए और आज ये डॉक्टर्स डे भी है। तो ये तीन इशू हैं। इन तीन इशू पे थोड़े से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी एक लंबी यात्रा है। ये ऐसा नहीं है कि 2017 में जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, और चूँकि मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, जब ये संसद के केंद्रीय कक्ष में रात को 12 बजे फंक्शन हुआ था और उसमें जीएसटी को लागू करने का घोषणा की गई थी। तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ये लागू हुआ इस देश में। वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स, ये अच्छी कल्पना है। और इस कल्पना की जो शुरुआत हुई थी वो 2002 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उनके समय एक विचार मूव किया गया था कि ये जो तमाम तमाम तरह के टैक्स हैं, कर हैं, सेस हैं, इससे व्यापारी वर्ग परेशान है। उसको अपना हिसाब किताब लिखना होता है। हर टैक्स का हिसाब किताब के लिए अलग अलग उसको बही खाते बनाने पड़ते हैं, किताबें बनानी पड़ती हैं। और आम जनता भी परेशान रहती है कि कौन सा टैक्स है, कौन कौन से वस्तु पे कौन सा टैक्स लग रहा है, कितना लग रहा है, उसमें दुकानदार कितना उसमें मुनाफा कमा रहा है, कितनी ईमानदारी से वो टैक्स ले रहा है, कौन सा टैक्स किस मद में डाल रहा है, इसके बारे में पता नहीं होता था। और बहुत बड़ा मार्केट था जो पैरेलल मार्केट था, जो कैश में चलता था। वो टैक्स के नेट में नहीं आते थे। तो 2000 में जो उन्होंने प्लान किया था कि हम एक टैक्स सिस्टम पूरे देश में लागू होगा, उसको शुरू करते हैं। तो उनकी समय वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, लागू हुआ था और उसी में ही ये विचार आया था। और ये विचार फिर 2006 में जाके जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे। तो जो 2002 का प्रपोजल था उसको उन्होंने मूव किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा एक प्रस्ताव, इस पर काम करना चाहिए। तो 2006 से फिर ये प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से संस्थानिक तौर पे चला। और फिर इसमें कई दौर आए, कई दौरों की मीटिंग हुई, सर्वदलीय बैठकें हुई, पॉलिटिकल पार्टियों से मीटिंगें हुई, राज्यों के स्तर पे मीटिंगें हुई। और करते 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 अंततः 2013 में जाके ये कानून बन गया। ये क्योंकि ये असल में संविधान संशोधन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी राज्यों से रिलेटेड है। तो इसकी जो शर्त है कि 50% स्टेट इसको अप्रूव करने चाहिए। तो 50% का मतलब हुआ कि 16 राज्यों को, अभी 29 राज्य हैं, अभी 28 राज्य हैं हमारे, उसमें 29 राज्य थे, तो 29 में से 15 राज्य कम से कम इसे अप्रूव करें। तो वो प्रोसेस हुआ, फिर इसको लोकसभा से पास किया गया, राज्यसभा से पास किया गया। तो करते करते 2013 बीत गया। लेकिन जैसे ये बिल पास हुआ वैसे ही केंद्र में 2014 में सरकार बदल गई। और जैसे ही सरकार बदली तो कांग्रेस ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया। अब उन्होंने कहा कि ये जो बिल है, जो एक सदन से पास हुआ है जीएसटी, उसको हम पास नहीं होने देंगे, क्योंकि इसमें अब वो बीजेपी का हो गया। 2006 से लेके और 2013 तक वो कांग्रेस का था, लेकिन 2014 से वो बीजेपी का हो गया और उसको कांग्रेस ने पास नहीं करने दिया। तो 2014, 15, 16 और 17 यानी लगभग 3 साल से ज़्यादा, ये कानून झूलता रहा है। फिर कभी ऑल पार्टी मीटिंग, कभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग, और फिर वो प्रोसेस दोबारा से हुआ, फिर राज्यों से पास कराया गया, फिर पार्लियामेंट से पास हुआ और अंततः इसको सबने सर्वसम्मति से पास किया। और 2017 में जब ये पास हुआ तो फिर इसको लागू करने के लिए 1 जुलाई 2017 को केंद्र कक्ष में एक बैठक हुई और रात को करीबन 1:30 बजे तक वो मीटिंग चली
और उस मीटिंग में मैं वहाँ था। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं सेंट्रल हॉल में था। कुछ पत्रकार थे जो वहाँ मौजूद है। चूँकि रात हो गई थी और लोग अपना काम नाम करके घर चले जाते हैं या फिर लाइव टीवी देखते हैं। तो मैं उस वक्त सेंट्रल हॉल में उपस्थित था और मेरे सामने, अपनी आंखों के सामने मैंने देखा, मैं उस इतिहास का हिस्सा बना। और आज जब उसे 4 साल पूरे हो रहे, तो मुझे भी खुशी हो रही कि इस देश में एक कर एक देश जो नारा दिया गया था वो फलीभूत हुआ। इसके क्या फ़ायदे हुए, इसमें थोड़ा सा एक एनालिसिस करना ज़रूरी है। देखिए, जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि चूँकि जीएसटी आयन था, सबको, जितने भी दुकानदार हैं, चाहे वो छोटे या बड़े हैं, उसमें जो थ्रेशोल्ड है, जिनकी इनकम 25,000 से और 65,000 रुपये के बीच है, उनको जीएसटी आयन नहीं देना है, मतलब जीएसटी आयन पे नहीं आना है, उनके लिए ऑप्शन था। और उनको टैक्स भी नहीं देना है, ये भी उनके लिए ऑप्शन था। लेकिन उनसे ये कहा गया था कि जैसे आपकी जो एनुअल इनकम होगी वो 65,000 से ऊपर जाएगी तो आपको जीएसटी आईएन पे आना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप अभी से आप रजिस्टर कर दें। तो दुकानदारों ने अपने आप को रजिस्टर किया और आज जीएसटी से पहले जो 3 करोड़ के आसपास दुकानदार टैक्स जमा करते थे, सर्विस एंड गुड, जो सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी और जो सेस थे, कई तरह के सेस थे, करीबन 17 टैक्स थे और 13 उपकर थे, सेस थे। उन सबको मर्ज करके एक टैक्स बनाया गया है, वस्तु एवं सेवा कर। तो जब ये जीएसटी आईएन पे आप आते हैं तो आपको, जैसे आपने सामान खरीदा तो उसको ऑनलाइन आपको बिल जनरेट करना है। तो ऑनलाइन बिल जनरेट करते ही आपका टैक्स सेग्रीगेट कर जाता है कि सेंट्रल टैक्स कितना है, स्टेट जीएसटी कितना है और आईजीएसटी कितना है। जो जैसे जैसे जिस वस्तु पे जैसा है उस हिसाब से वो टैक्स उसमें कैलकुलेशन हो जाती है और वो बिल आपको हाथों हाथ बिल मिलता है और वो बिल गवर्नमेंट के खाते में चढ़ जाता है। उसमें एक सुविधा दे रखी सरकार ने कि अगर आज आपने नहीं किया तो विद इन ए मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर आप जीएसटी आईएन को आप अपडेट कर दीजिए, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, आपको जुर्माना लगेगा। तो उसका क्या फ़ायदा हुआ कि आज हमारे देश में 66 करोड़, नहीं 66 लाख, 66 लाख दुकानदार आज जीएसटी ऐप पर रजिस्टर्ड है। जो पहले 3 लाख थे, जो मैंने 3 करोड़ कहा वो गलती से, उसको 3 लाख मानिए, केवल 3 लाख दुकानदार रजिस्टर्ड थे। आज 16 लाख 66 लाख दुकानदार जीएसटी आईएन पर रजिस्टर्ड हैं। और हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है, जो हमारा अप्रत्यक्ष कर कलेक्शन होता था, वो 50-60 हज़ार करोड़ के आसपास होता था। और जब से जीएसटी लागू हुआ तब से ये कलेक्शन 1 लाख से ऊपर चला गया, 1 लाख करोड़ से ऊपर। और जब लॉकडाउन था तब थोड़ा सा कम हुआ, 65,000 के आसपास हुआ। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन अनलॉक हुआ तो ये 1,41,000 करोड़ तक चला गया। यानी एक बार 1,01,000 करोड़ गया, फिर 1,21,000 करोड़ गया, 1,28,000 करोड़ गया, 1,41,000 करोड़ रुपए गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें कुछ कमियां थी या कुछ ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत सारे आइटम ऐसे थे कि जो 28% के रेंज में थे। इसमें 3 स्लैब है, 5%, 12%, 18%, 4 स्लैब है और 28%। तो इसमें ज़्यादा आइटम जो थे वो 12 से 18% था और उसके बाद 18 से 28% है। जो 5% से नीचे है वो कृषि और डे टू डे की चीज़ें थी जो हम रोज़मर्रा यूज़ करते हैं। और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उस पर जीएसटी नहीं लगता है, वो फ्री है, जीएसटी फ्री है। तो जो हम रोज़ यूज़ करते हैं वो 5% के दायरे में। जो थोड़ी सी कॉस्मेटिक चीज़ें हैं वो फिर 5 से लेकर 12% की चीज़ें हैं। और 12 से ऊपर जो लग्जरी आइटम में आते हैं वो सारे 12% से ऊपर हैं और 18% से ऊपर सुपर लग्जरी वो आते हैं। तो बहुत सारे आइटम थे जो 12 से ऊपर से 18 से ऊपर थे। तो इस बार जो जीएसटी काउंसिल है उसने बहुत सारे रेट कम कर दिए और इनकी जो वो थी दर थी उसको कम कर दी। और ये
कह सकते हैं कि अब हमारे जो मोस्टली आइटम है 90% आइटम हमारे 12% से नीचे वाली स्लैब में आ गई है। अब 12 से ऊपर की जो स्लैब है उसमें लग्जरी और सुपर लग्जरी के आइटम बचे हुए हैं। तो इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि लोगों पे टैक्स कम लगा और पारदर्शिता आ गई, क्योंकि दुकानदारों को GST काटना है। बहुत कम है दुकानदार, हालांकि अभी भी टैक्स की चोरी हो रही है। अभी भी आप दुकानों में चले जाएं तो पूछते हैं आपसे कि GST देना है या नहीं देना है। अगर आपको GST नहीं देना है तो वो आपको कच्चा बिल देंगे, और अगर आपको GST देना है तो पक्का बिल देते हैं। ये जो चोरी का मामला है, टैक्स चोरी का मामला, इनको एक बात सोचना चाहिए कि सरकार ने जो कानून पास किया है ब्लैक मनी रोकने के लिए, वहाँ पे ये भी व्यवस्था की है कि आपको 2 लाख से ज़्यादा आप कैश के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो अगर आप कैश रखोगे अपने दुकानों में, उसका GST नहीं दोगे, तो आप उस दिन पकड़े जाओगे जिस दिन आप 2 लाख रुपए लेके कैश लेके जाओगे किसी जगह खरीदारी के लिए, तो वहाँ आप पकड़े जाओगे। तो इसलिए GST से पारदर्शिता आई है, सरकार का टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है। जो टैक्स नेट है, दुकानदार उसमें कम थे, 3 लाख के आसपास थे, वो बढ़ के 66 लाख हो गए। तो ये अच्छी बात हुई है, क्योंकि इसमें थ्रेश होल्ड है कि जो 65,000 से कम जिनकी इनकम है, एनुअल इनकम है, उनको GST आइन पे नहीं आना है। तो आप ये कह सकते हैं कि 90% जो दुकानें हैं वो तो 65,000 से नीचे ही हैं, जिनकी जैसे राशन की दुकानें हैं, परचून की दुकानें हैं, चाय की दुकान है। तो इनका जो कलेक्शन है उनका तो कह सकते हैं कि भाई 10,000 रुपये महीना होगा, 20,000 रुपये महीना होगा। तो अब साल भर करके आप इनकम लगाएं तो 50, 60, 70,000 हो सकती है। और चूँकि वो कैश में होता है तो उसका हिसाब भी नहीं होता। वो ये भी कह सकते हैं कि हमारे 10,000 रुपये साल की इनकम हुई है। तो इसके लिए GST का रोल ये रहा। अब उसमें जो 2 आइटम रह गई हैं उसको लेके डिमांड हो रही है, जो हम सब लोग पूरे देशवासी प्रताड़ित हैं। जो पेट्रोलियम प्राइस है, आप देख रहे हैं कि 100 रुपये के आसपास पहुंच गया है। अगर ये GST नेट में होता तो ये रेट पता कितना होता? अभी हमारा जो टैक्स जो अभी हमारे देश में कच्चा माल आता है, जो कच्चा तेल आता है, क्रूड ऑयल, उसका रेट 31 रुपये है, सिर्फ 31 रुपये। हमारे देश में जब वो आता है यहाँ 31 रुपये लगता है। और उसको अगर हम जैसे रिफाइनरी में जाके वो रिफाइंड होता है तो रिफाइंड की कॉस्ट हम उसको भी लगा लें तो 2 रुपये, 3 रुपये। और फिर उसमें अगर हम GST लगाते तो 28% इस पर GST जाता। तो 28% में अगर आप GST जाता 40 रुपये लगा लो, तो 40 का 28% करीबन 700 रुपये, करीबन 7 रुपये, 8 रुपये। तो 8 रुपये और 10 रुपये और जोड़ देते, तो मैक्सिमम हमें 45 से 50 रुपये लीटर इसमें पेट्रोल मिल रहा होता अगर ये GST में आता। पर इसीलिए सरकार ने इसको GST में नहीं लाया कि इसमें मनमानी चल रही है। सरकार को सारे खर्चे इससे निकालने हैं, पेट्रोल से। पेट्रोल का जो कलेक्शन है अभी सरकार का, वो 2 से 3 लाख करोड़ रुपया हो गया है पर मंथ। इतना कलेक्शन सरकार पेट्रोल से ले रही है। दूसरा आइटम है तंबाकू और शराब। जो लिकर है उसको भी अभी GST नेट पे नहीं लाए हैं, और अगर GST नेट पे लाते हैं तो इसके रेट भी कम हो जाएंगे। अभी भी जो लोग शराब पीते होंगे या तंबाकू के सेवन करते होंगे, सिगरेट बीड़ी पीते होंगे, तो उनको पता होगा कि सिगरेट और उसके रेट ज़्यादा हो गए। शायद एक सिगरेट भी बहुत महंगी हो गई है। तो अगर वो GST पे आता तो शायद उसके भी रेट कम हो जाएंगे। तो ये 2 सवाल हैं जो अभी सरकार के सामने हैं, और उसको चूँकि इसमें सरकार का निर्णय नहीं लेना है, इसमें GST काउंसिल को निर्णय लेना है। GST काउंसिल का चेयरमैन वित्त मंत्री होता है, और जो मेंबर होते हैं उस सारे देश के जितने राज्य हैं उनके वित्त मंत्री उसके मेंबर होते हैं। तो मित्रों, GST को लेके आज चर्चा इसलिए करनी थी कि मैं इसको प्रत्यक्षदर्शी हूँ और मैंने इसको 2002 से इसको फॉलो किया है। और 1 जुलाई 2017 को जब पार्लियामेंट के केंद्रीय कक्ष में हुआ था तो मैं वहीं मौजूद था, तो इसलिए मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट भी है। ऐसे ही दूसरा डिजिटल इंडिया है। डिजिटल इंडिया महानगरों में, शहरों में तो इंटरनेट की सुविधा हो जाती है, लेकिन गांव में आज भी इंटरनेट नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं है। और जैसे इस पैंडेमिक में आपने देखा होगा कि लोगों को, बच्चों को शिक्षा नहीं मिली। जो शहरों के बच्चे थे उनको तो ऑनलाइन उनकी क्लासें हो गई, लेकिन गांव के बच्चे अभी भी परेशान रहते हैं।
अभी भी उनको पढ़ने के लिए नहीं मिल पाता। शहरों के बच्चों को तुरंत सब कुछ गूगल पे मिल जाता है, या किताबें उनको ऑनलाइन मिल जाती है। तो वहाँ तक जाने के लिए प्रधानमंत्री ने जो एक प्लान किया था 2006 साल पहले, इसको लॉन्च किया था 2014 में, आज ये 6 साल का हो गया, और अब ये करीबन 1.5 लाख गाँव में ब्रॉडबैंड पहुँच गया है। और अगले जो उन्होंने टारगेट रखा हुआ है 2022 का, वो 1.5 लाख गाँवों में और पहुंच जाएगा। और ये 2025 तक पूरे देश के जितने गांव हैं, करीबन 6 लाख गांव हैं, 6 लाख गाँव में ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी होगी। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और इसी ब्रॉडबैंड के कारण, इंटरनेट के कारण ही आपने देखा होगा कि लोगों के जो खातों में जो मनरेगा का वेजेस जाते हैं, अभी सरकार ने इसमें कोरोना के समय जो महिलाओं को 500-500 रुपये उनके खातों में डाले थे, ताकि उनको उनकी पॉकेट में कुछ पैसा आए खर्च करने के लिए, क्योंकि काम धाम सब बंद हो गया था। तो वो ब्रॉडबैंड के कारण, इंटरनेट के कारण जो इस देश में क्रांति आ रही है, उसके कारण हुआ है। और आज डॉक्टर्स डे है। मैं सभी डॉक्टरों को बधाई देना चाहता हूँ, और मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस देश के डॉक्टरों ने, पूरी दुनिया भर के डॉक्टरों ने इनोवेशन किया है, अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। और कोरोना काल में तो उन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा के काम किया है। कोरोना में करीबन 700 डॉक्टरों का निधन हुआ है। रात दिन जब लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लोगों ने घर में आना जाना बंद कर दिया था, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई थी, तब डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वही हॉस्पिटल जा रहा था, उन मरीजों के संपर्क में आ रहा था जिनको उनके परिवार वालों ने, उनके जो प्रियजन थे, उन्होंने छोड़ दिया था। ऐसे डॉक्टरों को मेरा नमन है। और जो ऐसी घटनाएं होती कि डॉक्टरों के साथ मारपीट होती है, मिसबिहेव होता है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार ने उसके लिए प्रोविज़न किया है कानून में कि जो डॉक्टर को छेड़ेगा उसको 10 साल तक की सज़ा हो गई है। डॉक्टरों के साथ मारपीट नहीं करना है। वो भगवान का रूप है। आप देखिए कि कैसी कैसी बीमारियों से वो इंसान को बचा देते हैं। तो डॉक्टरों को मेरा नमन। और मित्रों, आज इतने ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।